अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम स्टडी करेंगे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल सेल्स हैव थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन अराउंड द साइटोप्लाज्म। तमाम सेल्स के बाहर, साइटोप्लाज्म के बाहर क्या होती है? एक थिन, पतली सी और इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ये क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ पार्टिकल्स के लिए, कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए ये क्या होती है? परमिएबल होती है, उनको अपने अंदर से पास आउट होने देती है, और कुछ के लिए ये परमिएबल नहीं होती, कुछ को ये गुजरने देती है और कुछ को नहीं गुजरने देती। इस बेस पर इसको क्या कहते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। It allows very few molecules to pass through it while blocks many other molecules. ये सेमी परमिएबल की जो है ना डेफिनेशन हो गई। ये क्या करती है? वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है, और जो बड़े होते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में, उनको क्या करती है? ब्लॉक करती है, उनको पास आउट नहीं होने देती। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये किस चीज़ से बनी होती है? प्रोटीन्स और लिपिड्स से बनी होती है। एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स की भी थोड़ी सी मिकदार पाई जाती है। The structure of cell membrane is described as fluid mosaic model। ये किस मॉडल के जरिए इसको एक्सप्लेन किया जाता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के जरिए। अब वो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक, द लिपिड्स मेक अ फ्लूइड लाइक बाइलेयर। लिपिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लूइड की तरह एक बाइलेयर बनाते हैं। मतलब कैसे? इस तरीके से ये लिपिड्स हैं हमारे पास, दो लेयर्स बनाते हैं ये, इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज्ड। जिसमें क्या होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स धंसे हुए होते हैं। इस तरीके से ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। लिपिड्स क्या बनाते हैं? बाइलेयर बनाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स सबमर्ज्ड होते हैं। द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली। ये क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ड्यू टू द मूवमेंट की वजह से, द पैटर्न आर द मोज़ेक ऑफ द लिपिड्स एंड द प्रोटीन कॉन्स्टेंटली चेंज। इसी की वजह से जो उसका पैटर्न है वो क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। इसलिए इसको क्या, ये उसकी जो शक्ल होती है उसको क्या बनाती है? वो इलास्टिक बना देती है, चेंज होने की वजह से, अपनी पोजीशन चेंज करने की वजह से। कार्बोहाइड्रेट्स आर जॉइंड विद द प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये जब कार्ब्स और प्रोटीन्स मिलते हैं या जुड़ते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। आर विद द लिपिड्स, या फिर लिपिड्स के साथ जुड़े होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। जब ये लिपिड्स के साथ जुड़ते हैं तब इनको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, और जो प्रोटीन्स के साथ जुड़ते हैं तब हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इन यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर मैनी ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपिटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स आर आल्सो बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। ये ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो क्या होती हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर इस तरह की कोई ऑर्गेनेली नहीं होती जो मेम्ब्रेन बाउंड हो, जिसके बाहर क्या हो? मेम्ब्रेन हो। ये ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो यूकेरियोट्स में पाई जाती हैं, और इनके बाहर क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। ये है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है? ये लिपिड्स हैं, पिंक कलर में जो है ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं। ये इनके साथ जब ये कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो ये क्या बना है? ग्लाइकोलिपिड बना है। ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, जब इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो ये क्या बना है? ग्लाइकोप्रोटीन बना है। ये भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ये फर्दर आप फर्स्ट ईयर में या फिर उससे आगे स्टडी करो। नेक्स्ट है हमारे पास, बल्कि ये इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। अनदर लिपिड, एक और लिपिड जिसका नाम क्या है? कोलेस्ट्रोल, इज अटैच्ड विद द इनर साइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर। अंदरूनी जानिब क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे देखो, कोलेस्ट्रोल इज एब्सेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया। बहुत से बैक्टीरिया के अंदर कोलेस्ट्रोल नहीं पाया जाता। साइटोप्लाज्म, इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। ये जेली की तरह का सब्सटेंस होता है। दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ द सेल, जो कि सेल के अंदरूनी स्ट्रक्चर को क्या करता है? फिल अप करता है। इट इज अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वाटर। ये
पानी, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, साल्ट्स और दूसरे सब्सटेंसेस का क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर द ऑर्गेनेलीज टू मूव एंड फंक्शन। ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है ऑर्गेनेलीज को, जिसमें वो क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं और अपने जो फंक्शंस है उसको परफॉर्म करती हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द सेल। ये जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट है उसको भी हेल्प आउट करता है। इट एक्ट एज द साइट फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं उसके लिए भी ये क्या है, जगह प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस किसको कहते हैं, ग्लूकोज या यानी कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन को हम कहते हैं। ग्लूकोज एक कार्ब है ना, कार्बोहाइड्रेट है। इट आल्सो स्टोर्स फूड एंड वेस्ट ऑफ द सेल। ये क्या करता है, जो सेल के वेस्ट होते हैं और फूड होते हैं उसको क्या करता है, स्टोर करता है। अगर आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप इसको पॉइंट्स में, बुलेट्स में लिख दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इसके फंक्शंस को। पहले आप क्या कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन करके यहाँ तक उसकी कंपोजिशन वगैरह को डिस्कस करें। नेक्स्ट उसका फंक्शन की अगर आप हेडिंग देना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी देना चाहें तो बुलेट्स में लिख दें तो आपके लिए अच्छे जो मार्क्स है ना आप गेन कर सकते हैं। साइटोसोल इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पार्ट है उसको क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। दैट इंक्लूड्स द मॉलिक्यूल्स एंड द स्मॉल पार्टिकल्स। जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स पाए जाते हैं, सच एज राइबोसोम, जैसा कि राइबोसोम, बट नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो साइटोसोल के अंदर नहीं पाई जाती। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन सी थी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, ये सारी इसमें नहीं होती, बल्कि क्या होते हैं, राइबोसोम्स वगैरह होती हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल। All eukaryotic cells have a prominent nucleus. यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक प्रोमिनेंट वाज़ेह न्यूक्लियस पाया जाता है। इन एनिमल सेल्स इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। एनिमल सेल के अंदर इसकी लोकेशन क्या है, ये सेंटर में पाया जाता है। इन द मैच्योर प्लांट सेल्स, प्लांट सेल के अंदर इट इज पुश्ड टू द साइड, ये साइड की तरफ धकेल दिया जाता है। ड्यू टू द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एक बड़े वैक्यूल होने की वजह से इसके अंदर जो प्लांट्स के सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर और दूसरे मिनरल्स को स्टोर करते हैं। जैसे ही वो स्टोर करते हैं तो वैक्यूल का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। वैक्यूल का साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस क्या होता है, साइड पे हो जाता है। द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड हुआ होता है, नाउन एज द न्यूक्लियर इन्वेलप, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। अगर आपने कभी गौर से अंडे की जर्दी जो होती है उसको देखा हो तो उसके बाहर एक क्या होती है, इन्वेलप होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हैं। जब तक वो नहीं टूटती, जो अंडे जर्दी के अंदर जो भी मटेरियल होता है वो वैसे ही रहता है, जैसे ही वो टूटती है तो वो तब बाहर आता है। इट इज सेमी परमिएबल, ये भी क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है। एंड हैज मैनी स्मॉल पोर्स, और इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। द इनर जेली लाइक मटीरियल ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का जेली लाइक मटीरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जो सेल का बाहर वाला होता है न्यूक्लियस के बाहर, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो न्यूक्लियस का होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। वो भी जेली लाइक मटीरियल होता है, ये भी जेली लाइक मटीरियल होता है। इन न्यूक्लियोप्लाज्म देयर आर वन आर मोर स्मॉल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। उसके अंदर छोटी सी क्या होती हैं, बॉडीज होती हैं, जिनको हम एक होती है या फिर दो होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलाई कहते हैं। सिंगुलर क्या होता है इसका, न्यूक्लियोलस होता है। हियर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। न्यूक्लियोप्लाज्म की न्यूक्लियोलाई की बात कर रहा है कि इसके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स को है जोड़ा जाता है, बनाया जाता है वहाँ पे। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर धागे की नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। इट इज कम्पोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन। ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, कौन, क्रोमैटिन। व्हेन अ सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, जब सेल डिवीजन स्टार्ट करता है, इट्स क्रोमैटिन कंडेंसेस, ये कंडेंस हो जाता है, इकट्ठे हो जाता है। एंड टेक्स द शेप ऑफ थिक क्रोमोसोम, और एक
फाइन स्ट्रक्चर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए कंटेन जीन्स, डीएनए के अंदर जीन्स पाए जाते हैं विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, जो क्या करते हैं, सेल की तमाम तर सरगर्मियां कंट्रोल करते हैं। डीएनए इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। डीएनए का सिर्फ ये काम नहीं है कि सेल के अंदर की एक्टिविटीज को कंट्रोल करे, बल्कि जो अगली नस्ल में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी ट्रांसमिशन भी क्या है, इसी के डीएनए के जरिए से ही होती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल। इसको हम क्या कहते हैं, विरासती मादा भी कहते हैं, जो कि विरासत के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रांसफर का बायस बनता है। मतलब पेरेंट्स से जो चिल्ड्रन को, किड्स को वो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं वो किस वजह से होती हैं, डीएनए की वजह से होती हैं। डीएनए के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका वो इम्प्रिंट हो जाती हैं नेक्स्ट जनरेशन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास ये दिया हुआ है कि द न्यूक्लियस सर्व्स द सेल्स कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर कहते हैं। क्यों? इट ओवरसीज द सेलुलर एक्टिविटीज बाय डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स की प्रोडक्शन से क्या करता है, सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ये हमारे पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये न्यूक्लियर इन्वेलप, इसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल पोर्स जो है इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये हमारे पास क्रोमेटिन है। जब हमारे पास डिवीजन होती है सेल की तो क्या होता है, ये कंडेंस होकर इस तरह की शक्ल बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। अगर हम इसको फर्दर माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें क्या नज़र आता है, डीएनए जीन्स नज़र आते हैं, जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि प्रोटीन किस तरह की बननी चाहिए। डीएनए का, क्रोमोसोम का क्या काम होता है, ये इंफॉर्मेशन देता है, जिससे क्या राइबोसोम्स को के पास जाती है ये वाली इंफॉर्मेशन, मतलब डीएनए या जीन्स जिसको हम कह सकते हैं, ये राइबोसोम के पास जाती है। राइबोसोम क्या बनता है, इसको पढ़ के, मतलब ऐसे समझो इसके ऊपर क्या लिखी होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं डीएनए के ऊपर, उसको रीड करके उस तरह की क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, जो कि मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, ये क्रोमेटिन और ये न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, राइबोसोम्स बनते हैं। राइबोसोम्स जब बनते हैं इन पोर्स के जरिए से, ये बाहर की तरफ हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर आप रफली इसको याद रखो, तो उसके अंदर जाते हैं राइबोसोम्स, फिर बाहर सेल के अंदर या फिर उसी के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े ही रहते हैं, या फिर उसके साथ अलग होकर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। फिर जब राइबोसोम्स बाहर आ जाते हैं, क्या करते हैं, इन्हीं क्रोमेटिन के ऊपर जो जीन्स होते हैं, मतलब छोटे इसके जो टुकड़े होते हैं ना, उनको जीन्स कहते हैं। फिर वो यहाँ से पास आउट होता है, जिसको हम आरएनए कहते हैं। डीएनए की फर्दर जो कॉपी बनती है, आरएनए बन जाता है। वो फिर उस राइबोसोम के पास जाता है। राइबोसोम उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको रीड आउट करता है और उस तरह की प्रोटीन्स बनाता है। The prokaryotic cells do not contain a prominent nucleus. प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। उसका जो क्रोमेटिन वगैरह होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर ही सबमर्ज्ड होते हैं। देयर क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए ओनली। इसका क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बनता है। यूकेरियोट्स का किससे बना था, डीएनए प्रोटीन से बना था। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स का है वो किस चीज से बना है, सिर्फ डीएनए से बना है। एंड फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म, और ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।